हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में मैं कॉस्ट अकाउंटिंग बुक का ही एक और चैप्टर करवाने वाली हूँ जो कि है प्रोसेस कॉस्टिंग। ये जो चैप्टर है ना, ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही तरीक़ों से ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वाली वीडियो में मैं इसकी सारी थ्योरी को कवर करने की कोशिश करूँगी। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग का मीनिंग। देखो, जो प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड होता है ना हमारा, वो हमेशा ना इंडस्ट्रीज़ में अप्लाई होता है। जो हमारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं ना, वहाँ पे ये अप्लाई होता है, ठीक है। और ऐसी इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पे जो मटेरियल है उसको एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस में पास होना पड़ता है जब तक कि वो फिनिश्ड प्रोडक्ट में, फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट ना हो जाएं। तो प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है? ये एक ऐसा मेथड है कॉस्टिंग का जो इंडस्ट्रीज़ में अप्लाई किया जाता है, जहाँ पे मटेरियल को एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस में पास होना पड़ता है जब तक कि वो फिनिश्ड प्रोडक्ट में या फिर फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट ना हो जाए, ठीक है। और जो हर एक जो प्रोसेस होती है ना, उसको यहाँ पे कॉस्ट सेंटर की तरह ट्रीट किया जाता है। चाहे वो कितनी भी प्रोसेस हो, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, हर एक प्रोसेस को यहाँ पे कॉस्ट सेंटर की तरह क्या किया जाएगा? ट्रीट किया जाएगा। तो द कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस इज़ एक्यूमुलेटेड एंड द पर कॉस्ट यूनिट इज़ डिटरमाइंड। मतलब कि नीचे देखो इसका फॉर्मूला है, वहाँ से समझते हैं कि कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोसेस, जो भी हमारी प्रोसेस होगी ना, चाहे वो प्रोसेस नंबर 1 हो, 2 हो, 3 हो, उसकी जो कॉस्ट होगी पर यूनिट, ठीक है, हम यहाँ पे वो निकालते हैं, ठीक है। उस जो प्रोसेस में जितनी भी यूनिट हम प्रोड्यूस करेंगे, उस पर यूनिट का, हर एक यूनिट का जो कॉस्ट है ना, हम उसको यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं। कैसे? कॉस्ट ऑफ आउटपुट, जितनी भी हमारी आउटपुट, जितनी हमारी प्रोडक्शन हुई है उसकी कॉस्ट, अपॉन में नॉर्मल नंबर ऑफ़ यूनिट, मतलब कि जितनी भी यूनिट उस जो प्रोसेस है उसमें यूज़ हुई है उसको हम नीचे लिखेंगे और आउटपुट को हम ऊपर लिखेंगे। इससे क्या होगा? हमारी कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोसेस आ जाएगी। देखो, जो ये मेथड होता है ना, इसमें जो आउटपुट होता है पहले वो एक प्रोसेस में जाता है, ठीक है। जब वो फर्स्ट प्रोसेस में जब भी आउटपुट जाएगा ना, तो वो एज अ रॉ मटेरियल ट्रीट किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट वाली प्रोसेस में काम चला, उसके बाद जो भी बचा कुचा सामान, वो जैसे बच जाएगा जो भी सामान या फिर जो भी वो बनाएंगे, जब वो प्रोसेस नंबर 2 में ट्रांसफ़र करेंगे उसको, तब उनके लिए वो एक रॉ मटेरियल की तरह काम करेगा। वहाँ पे भी जैसे जैसे प्रोसेस चलती जाएगी, फिर जब वो अपना जो मटेरियल बनाएंगे वो प्रोसेस 3 में पास करेंगे, तो वहाँ पे उस जो आएगा वहाँ से मटेरियल, उसको वो क्या करेंगे? एज अ रॉ मटेरियल ट्रीट करेंगे। आई नो ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि मान लो कोई ऐसी फैक्ट्री है जहाँ पे शर्ट्स बनाई जा रही हैं, मतलब वहाँ पे कपड़े का काम हो रहा है, वहाँ पे ना शर्ट्स बनाई जा रही हैं। तो देखो, वहाँ पे ना सिर्फ 3 प्रोसेस में काम होगा, प्रोसेस नंबर 1, प्रोसेस नंबर 2, प्रोसेस नंबर 3। प्रोसेस नंबर 1 में क्या हुआ? बाहर से आउटपुट आया, मतलब रॉ मटेरियल आया। ये समझ लो कि बहुत सारे कपड़े आए, ठीक है। ब्लू कलर का बहुत सारे कपड़े था, एकदम से थोक में बहुत सारे कपड़े आए, और प्रोसेस नंबर 1 में उन कपड़ों की कटाई हुई है, ठीक है। अलग अलग साइज़ के हिसाब से शर्ट्स की वहाँ पे कटाई हुई है, ठीक है। अब जो प्रोसेस नंबर 1 में क्या होगा? सिर्फ काटने का काम होगा साइज़ के अकॉर्डिंग, और अगली प्रोसेस में उस कटे हुए कपड़े को पास कर दिया जाएगा, जो कि होगी हमारी प्रोसेस नंबर 2, ठीक है। प्रोसेस नंबर 2 के लिए जो प्रोसेस नंबर से मटेरियल आया है ना कट के, वो प्रोसेस नंबर 2 के लिए रॉ मटेरियल की तरह काम करेगा, क्योंकि उनके लिए तो वो रॉ मटेरियल है ना, उनको तो आगे वहीं से काम शुरू करना है जहाँ से उन्होंने भेजा है। तो उसको एज अ रॉ मटेरियल वो हमारी क्या करती है? प्रोसेस नंबर 2 ट्रीट करेगी। फिर मान लो प्रोसेस नंबर 2 में ये काम दिया हुआ है कि आप इसको स्टिच करोगे, इसका कॉलर और कफ वगैरह सेट करोगे, और फिर इसको प्रोसेस नंबर 3 में भेज दोगे। तो प्रोसेस नंबर 2 अपना काम करेगी। फिर वो इस जो भी शर्ट है उसको स्टिच करके साइड्स में से फिर वो प्रोसेस नंबर 3 में भेज देगी। प्रोसेस नंबर 3 में वो स्टिच्ड हुआ जो कपड़ा है ना, जो शर्ट है, वो उनके लिए एज अ रॉ मटेरियल की तरह काम करेगा। और मान लो कि प्रोसेस 3 में उनको ये काम दिया हुआ है कि आप इन शर्ट्स पे बटन लगाओगे, ठीक है। तो प्रोसेस नंबर 3 में वो सिर्फ क्या करेंगे? उन शर्ट्स पे बटन लगाएंगे, और फाइनल प्रोडक्ट है हमारा आगे बेचने के लिए तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा ही है। प्रोसेस नंबर 1 में जो रॉ मटेरियल आता है वो उनके लिए रॉ मटेरियल है। वो जो भी सामान बनाते हैं और उस मटेरियल को जब आगे पास करते हैं, तो आगे जो जहाँ पे भी उन्होंने पास किया है उनके लिए वो एज अ रॉ मटेरियल काम करता है। और वैसे ही प्रोसेस नंबर 3 में जब प्रोसेस नंबर 2 का माल आता है, तो वो उनके लिए एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बस उसी कंसेप्ट के बारे में बताया है। जब भी आप एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आओगे ना, तब ऐसा आप कोई भी अपनी तरफ से एक एग्ज़ाम्पल लिख के आ सकते हो।
अब आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होती है, प्रोसेस क्या होती है, अलग अलग तरीके से कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे मटेरियल जाता है, और जब तक वो फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट नहीं हो जाता ये प्रोसेसेस एज इट इज़ चलती रहती हैं। प्रोसेस नंबर 3, 2, ठीक है, 1 या फिर 1, 2, 3 या सो ऑन। फिर आते हैं इसके करेक्टरिस्टिक्स। जो हमारी प्रोसेस कॉस्टिंग होती है ना, इसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, फिर हम इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। पहला आता है द प्रोडक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस। देखो ये जो प्रोडक्शन होती है ना प्रोसेस कॉस्टिंग में, ये हमेशा ना कॉन्टीन्यूस चलती है, ठीक है, ये चलती रहेगी जब तक कि आप अपना फिनिश्ड गुड को प्रोड्यूस नहीं कर लेते। जब तक आप एंड प्रोडक्ट तक नहीं पहुंच जाते तब तक ये प्रोसेस क्या होती है, कॉन्टीन्यूस चलती रहती है, इसकी प्रोडक्शन कॉन्टीन्यूस चलती रहती है। दूसरा आता है द प्रोडक्ट इज़ होमोजीनियस। ये ला देखो, ये वाले पॉइंट में ये बोला गया है कि जो आप प्रोडक्ट बनाओगे ना प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर, वो होमोजीनियस होने चाहिए। होमोजीनियस प्रोडक्ट कौन से होते हैं, जो बिल्कुल सिमिलर होते हैं, ठीक है, जो एक ही टाइप के होते हैं और सिमिलर होते हैं। लेकिन इसमें एक छोटा सा एक टच यहाँ पे ये दिया हुआ है, छोटा सा चेंज यहाँ पे इसमें ये है इस पॉइंट में, कि मान लो कि प्रोसेस 1 में जो सामान बन रहा है ना और प्रोसेस 2 में जो सामान बन रहा है वो डिफरेंट हो सकता है वो होमोजीनियस ना हो, लेकिन प्रोसेस 1 में जो सारा माल बन रहा है वो सारा तो होमोजीनियस है ना, और प्रोसेस 2 में जो बन रहा है वो सारा होमोजीनियस है, और प्रोसेस 3 में जो बन रहा है वो सारे आपस में क्या है, होमोजीनियस प्रोडक्ट हैं। लेकिन वो एक दूसरे के साथ होमोजीनियस नहीं है। मतलब प्रोसेस 1 हो सकता है डिफरेंट हो प्रोसेस 2 से, प्रोसेस 2 हो सकता है डिफरेंट हो प्रोसेस 3 से, लेकिन आपस में वो अंदर ही अंदर क्या करते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स को डेवलप करते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि यूनिट ऑफ द ए प्रोसेस मे डिफर फ्रॉम द बी बट द यूनिट ऑफ ए प्रोसेस विल बी सिमिलर टू ईच अदर। फिर आता है हमारा थर्ड, द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन फॉर प्रोसेसिंग द प्रोडक्ट इज स्पेसिफिक एंड प्री डिटरमाइंड। देखो जब भी हम प्रोसेस कॉस्टिंग में प्रोडक्शन करते हैं किसी भी चीज़ की, तो वो हमारी पहले से प्री डिटरमाइन होती है कि भाई 3 प्रोसेस बनाएंगे, एक में ये काम होगा, दूसरे में ये काम होगा, तीसरे में ये काम होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी जो एग्जाम्पल दिया था शर्ट वाला, उसमें यही था कि उन्होंने पहले से तय करके रखा हुआ था कि प्रोसेस 1 में सिर्फ कटाई का काम होगा, प्रोसेस 2 में क्या होगा, स्टिचिंग का काम होगा, प्रोसेस 3 में क्या होगा, जो फाइनल टच देते हैं बटन्स वगैरह लगाना, वो सारा काम कहाँ पे होगा, प्रोसेस 3 में होगा। तो क्या होता है, ये सारी चीज़ें पहले से क्या होती हैं, प्रोसेसिंग की प्री डिटरमाइंड होती हैं। फिर आता है अगला पॉइंट, द फिनिश्ड प्रोडक्ट इज़ वन प्रोसेस वर्क एज। हाँ देखो, जो हमारा फिनिश प्रोडक्ट बनेगा ना एक प्रोसेस का, वो दूसरे जो प्रोसेस होगा उसके लिए क्या होगा, रॉ मटेरियल होगा। यही बात मैंने अपने एग्जांपल में समझाई थी कि जैसे कि प्रोसेस 1 ने जो सामान बनाया और प्रोसेस 2 में जो ट्रांसफ़र किया, प्रोसेस 1 के लिए तो फिनिश्ड गुड है, क्यों, क्योंकि भाई उसका काम तो ख़त्म हो गया। अब तुम उसका कुछ भी करो, चाहे उसमें स्टिचिंग करो, चाहे ना करो, चाहे उसमें बटन लगाओ, चाहे ना लगाओ, प्रोसेस 1 को क्या मतलब, उसके लिए तो वो काम फिनिश हो चुका है ना। तो अब प्रोसेस 2 के लिए वो एज अ रॉ मटेरियल काम करता है। अब उसके लिए वो एक तरह का कच्चा माल है, उसको उस पर वर्क करके आगे ट्रांसफ़र करना है। तो इस वाले पॉइंट में वही बोला गया है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट आता है, टू कंप्लीट द प्रोडक्शन वर्क द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस इज़ क्लियरली डिफाइंड। देखो अगर हमें प्रोडक्शन वर्क करना है तो जो सीक्वेंस होगा ना काम का, वो यहाँ पे क्लियरली डिफाइन होता है कि भाई पहले ये वाला काम करेंगे, फिर हम ये वाला काम करेंगे, फिर हम ये वाला काम करेंगे। अब एक बात बताओ, अगर आपके पास सिर्फ शर्ट का कपड़ा ला के दे दिया कि भाई ये 2 मीटर कपड़ा है, इसमें से एक शर्ट सिलनी है, तो आप क्या सीधा बटन लगाने से शुरू कर दोगे? नहीं ना, आप पहले उसकी कटिंग करोगे, फिर उसमें स्टिचिंग करोगे, कफ एंड कॉलर्स को सेट करोगे, फिर जाके उसमें कहीं बटन लगेंगे। तो वैसे ही जो भी काम होते हैं ना यहाँ पे प्रोसेस कॉस्टिंग की प्रोडक्शन के अंदर, वो बहुत ही ज़्यादा सीक्वेंस में होते हैं और आप उन सीक्वेंस को बिगाड़ नहीं सकते। फिर आता है प्रोडक्ट इज़ डन ऑन द लार्ज स्केल। प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर जो हमारी प्रोडक्शन होती है ना, वो हमेशा एक लार्ज स्केल पे होती है। अब क्या आप 2-4 शर्ट्स बनाने के लिए क्या प्रोसेस बनाओगे पूरी कि चलो भाई 5 शर्ट सिलनी है, मैं तो सिर्फ कटिंग करूँगी, दूसरा बंदा इसकी स्टिचिंग करेगा, तीसरा बंदा इसके। आप 1-2 पर्सन मिलके भी एक साथ बैठकर उन 5 शर्ट्स को सिल सकते हो ना। तो वैसे ही जो हमारी प्रोडक्शन यहाँ पे होती है प्रोसेस कॉस्टिंग में, हमेशा बल्क में होती है, लार्ज स्केल पे होती है। फिर आता है अगला पॉइंट, द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज़ एवरेज कॉस्ट विच इज़ डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग। ये वही है जो हमने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा था ना कि किस तरह से जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है, टोटल कॉस्ट, टोटल आउटपुट, उसको हम जब टोटल यूनिट से
पे डिवाइड करते हैं तो हमारा कॉस्ट पर यूनिट निकल के आ जाता है, वही वाला पॉइंट है, ठीक है। फिर अगला इसमें आता है कि इन ईच प्रोसेस देयर इज़ अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ लॉस विच कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। देखो, जो हमारी प्रोसेस कॉस्टिंग होती है ना, उसमें हर प्रोसेस में हमारा कुछ ना कुछ लॉस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल लॉस। ये लॉस ऐसा होता है ना जिसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते भाई, जिसको हम नहीं इग्नोर कर सकते, ये तो होके ही रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहली वाली प्रोसेस में क्या हुआ, जो भी कपड़ा आया आपने उसमें से नाप के शर्ट्स की कटिंग कर दी, लेकिन फिर भी उसमें से बहुत सारा कपड़ा ऐसा होगा ना जो वेस्ट हो गया होगा, जो उसका साइज़ बहुत डिफरेंट होगा, आप उसमें से और शर्ट्स नहीं सिल सकते। तो वो क्या है, वो इतना सारा कपड़ा, जब बल्क में काम करोगे तो वेस्टेज भी तो ज़्यादा होगी ना, तो इतना सारा कपड़ा क्या हुआ, वेस्ट हो गया, उसको हम नॉर्मल वेस्ट बोलते हैं। क्योंकि देखो, अगर आप कटिंग करोगे, एक साइज़ को सेट करके कटिंग करोगे तो आपका वेस्टेज तो होगा ही कपड़े का। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एक तरह की वेस्टेज है, नॉर्मल वेस्टेज है, जिसको हम एलिमिनेट या फिर इग्नोर नहीं कर सकते। फिर आता है इसमें इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, अगला पॉइंट आता है इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू ऑब्टेन द जॉइंट। देखो, इस वाले पॉइंट में बोल रखा है कि ऐसा भी पॉसिबल होता है कि जो भी हम रॉ मटेरियल लगाते हैं अपने प्रोडक्शन में, उससे हमें जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट भी ऑब्टेन हो सकते हैं। ये जो जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट है ना, इसका पूरा का पूरा एक सेपरेट कंसेप्ट है इसी चैप्टर में, जो मैं आगे करवाऊंगी। अभी के लिए बस आप ये जान लो कि प्रोसेस कॉस्टिंग के कैरेक्टर्स में ये भी एक चीज़ आती है कि जब आप रॉ मटेरियल लगाते हो ना अपने प्रोडक्शन में, तो उसमें से जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट, ये दोनों टाइप के प्रोडक्ट भी ऑब्टेन होने की संभावना, पॉसिबिलिटी होती है। अगला आता है चांसेस ऑफ एबनॉर्मल लॉसेस एंड एबनॉर्मल गेन मे बी ऑल्सो देयर। अब देखो, जो हमारे नॉर्मल जो लॉसेस होते हैं वो तो ऐसे हैं कि भाई ये तो होगा ही, नॉर्मल वेस्टेज तो होगी ही होगी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कुछ ऐसे एबनॉर्मल लॉसेस और ऐसे एबनॉर्मल गेन्स भी हमको फेस करने पड़ते हैं जो हमने सोचे नहीं थे, लेकिन वो हो जाते हैं। तो ये भी इसका एक करैक्टर है। फिर आता है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। देखो, एक आता है हमारा वो प्रॉफिट जो हमें सेल करने के बाद मिलता है, ठीक है, सामान बन गया, हमने मार्केट में उसको जाके बेचा, वो जो हमसे वहाँ से जो हमें प्रॉफिट पैसा मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, तो वहाँ से जो प्रॉफिट होगा वो तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कहलाता है। लेकिन एक होता है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जैसे ही सामान हमारा ट्रांसफ़र होता है ना, तो वहाँ से कहीं ना कहीं हमें जो पैसा मिलता है, हमें जो प्रॉफिट मिलता है, उसको हम बोलते हैं इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। इसको भी हमें यहाँ पे ध्यान में रखना होता है, ठीक है। फिर आता है हमारा लास्ट पॉइंट इसमें, द कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इज़ ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड इन द। ये जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन है ना, इसका जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल एक सेपरेट चैप्टर है। अगर मैं वो चैप्टर कराऊंगी तो आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि ये क्या होता है, ठीक है। अभी के लिए बस आप ये जान लो कि इसमें बस एक वर्क इन प्रोग्रेस स्टेज होती है जिसको हमें कैलकुलेट करना होता है। वैसे ये पॉइंट ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। चलो अगला करते हैं कि हाँ, जो हमारा जो ये प्रोसेस कॉस्टिंग का जो मेथड है वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है। सबसे पहला आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में। वो इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ये वाला प्रोसेस, ठीक है, ये वाला मेथड। फिर आता है दूसरा केमिकल इंडस्ट्रीज़ हो गई, सोप, ऑयल, मेडिसिन, परफ्यूम बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ होगी, वहाँ पर भी इस प्रोसेस कॉस्टिंग का यूज़ किया जाता है। फिर आती है माइनिंग में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद आता है पब्लिक यूटिलिटी वर्क। फिर थोड़े बहुत जो पब्लिक यूटिलिटी वर्क होते हैं लाइक गैस सप्लाई, वाटर सप्लाई, वहाँ पे भी हमारी प्रोसेस कॉस्टिंग का यूज़ होता है। तो अगर जब भी आप एग्ज़ाम में प्रोसेस कॉस्टिंग के बारे में लिख के आओगे ना, तो ये सब लथेड़ देना, मतलब ये सब बता देना कि भाई यहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है, ये इसके कैरेक्टर्स होते हैं। आप खुद देखो 11-12 कैरेक्टर्स दे रखे हैं यहाँ पे। अगर आप 8-10 भी सोच के जाओगे ना माइंड में, तो आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएगा। उसके बाद इसमें आते हैं हमारी जनरल प्रिंसिपल्स। जब भी हम प्रोसेस कॉस्टिंग को मेथड को यूज़ करते हैं तो कौन कौन से जनरल प्रिंसिपल्स को हमें अपने दिमाग में रखना होता है। पहला आता है मटेरियल, वेजेस एंड ओवरहेड। देखो, जब भी हम प्रोसेस कॉस्टिंग में काम करते हैं, उसमें किसी भी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करते हैं ना, तो हमें अपनी प्रोसेस के हिसाब से ही मटेरियल, वेजेस और ओवरहेड को कलेक्ट करना होता है। ये नहीं कि हमें ज़रूरत तो है सिर्फ 100 शर्ट्स बनाने के सामान की और हम सामान मंगवा ले 200 का, तो बाकी के 100 का क्या करोगे, ठीक है। तो उतना ही आप मंगवाओगे, उतना ही कलेक्ट करोगे जितना आपकी प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपको चाहिए।
और दूसरा आता है द रिकॉर्ड ऑफ ईच। हाँ देखो, इसमें अगले पॉइंट में ये है कि जो हर प्रोसेस का जो रिकॉर्ड होता है ना, वो आपको बहुत अच्छे से मेंटेन करना पड़ता है हर एक आउटपुट के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जब तक आप सही से उसको असरटेन नहीं करोगे, उसको निकालोगे नहीं, तब तक आप ये नहीं पता कर सकते कि आपकी कितनी वेस्टेज हुई है, कितना स्क्रैप आपके पास बच गया है। देखो, वेस्ट और स्क्रैप जानने के लिए ही आप क्या करोगे, अच्छे से हर चीज़ की यहाँ पे रिकॉर्डिंग करोगे। तीसरा आता है द टोटल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस इज डिवाइड बाय द यूनिट मैन्युफैक्चर्ड इन ईच प्रोसेस। देखो, जो टोटल कॉस्ट होती है ना हर एक प्रोसेस की, जितनी उसमें यूनिट हमने बनाई है उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं कि भाई इतनी इतनी यूनिट बन गई तो मतलब कि इतना इतना कॉस्ट हमारा लगेगा अब। क्योंकि देखो, हर प्रोसेस में क्या होता है, अलग अलग यूनिट्स बनती हैं और उसकी अलग अलग कॉस्टिंग होती है। हो सकता है कि कटिंग करने में इतना खर्चा ना हो रहा हो जितना बटन्स लगाने में हो रहा हो, जितना उसको स्टिच करने में हो रहा हो। तो हर एक प्रोसेस में क्या होता है, अलग अलग टाइप से हम कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं। फिर आता है लास्ट में, वही ऊपर वाला पॉइंट है ये, द वर्क इन प्रोग्रेस एट द एंड इज़ कैलकुलेटेड। लास्ट में क्या होता है, वर्क इन प्रोग्रेस को क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं इन द टर्म ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ कॉस्टिंग। फिर आता है हमारा अगला पॉइंट यहाँ पे, प्रॉब्लम फेस बाय प्रोसेस कॉस्टिंग। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जो हमारी प्रोसेस कॉस्टिंग को फेस करनी पड़ती है। सबसे पहला वही आ गया, वेस्टेज ऑफ मटेरियल। ना चाहते हुए भी हम जब प्रोडक्शन करते हैं तो इतनी सारी वेस्टेज हो जाती है रॉ मटेरियल की, सामान की, कि ना चाहते हुए हमें उनको फेस करना पड़ता है। और जो ये वेस्टेज होती है ना, एक तो होती है हमारी नॉर्मल, जिसका हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो होगी ही होगी। लेकिन फिर भी कुछ वेस्टेज, कुछ स्क्रैप ऐसे होते हैं, कुछ लॉसेज ऐसे होते हैं जो हमने सोचे नहीं थे होंगे, लेकिन वो भी अकर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, एबनॉर्मल वेस्टेज या फिर एबनॉर्मल लॉसेस। दूसरा आता है बाय प्रोडक्ट एंड जॉइंट प्रोडक्ट। ये भी एक तरह की प्रॉब्लम ही है हमारे लिए कि किस तरह से बाय प्रोडक्ट और जॉइंट प्रोडक्ट है वो हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ प्रोडक्शन में निकल के आ जाते हैं। ठीक है, उनको भी अलग से निकालना, ठीक है, उनके भी एक्सपेंसेस को मीट करना, ठीक है, उनकी भी नई नई हमें एसरटेन कॉस्ट को एसरटेन करने में दिक्कत होती है। तो कहीं ना कहीं बाय प्रोडक्ट एंड जॉइंट प्रोडक्ट भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं हमारी प्रोसेस कॉस्टिंग के प्रोसेस में। उसके बाद आता है हमारा मार्जिन ऑफ प्रॉफिट। देखो, जो प्रॉफिट होता है वो हमारे लिए, हम सबको पता है, प्रॉफिट एंड लॉस तो होगा ही। एक बार आपने देखो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया, उसको मार्केट में जाके बेचोगे तो दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपको प्रॉफिट होगा या तो आपको लॉस होगा। लेकिन ज़रूरी यहाँ पे ये चीज़ है कि ये जानना कि जो हमने प्रोसेस अभी अभी चलाई हैं, तीनों या चारों या फिर कितनी भी, वो प्रॉफिट हमें दे भी रही है कि नहीं दे रही है। उसके लिए हम क्या करते हैं, जितना भी हमने मैन्युफैक्चर किया है, जितना भी हमने माल बनाया है, उसको मार्केट कॉस्ट से ना कंपेयर करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट में तो उसकी कॉस्ट है 100 रुपये और हमने बना दिया, हमसे हमारी जो कॉस्ट लग गई, लागत लग गई, वो लग गई 200 रुपये की, तो हमें तो नुकसान हो गया ना 100 रुपये का। तो ये सब चीज़ें होती हैं ना, जो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट हमें बहुत ध्यान से यहाँ पे कंप्यूट करना पड़ता है। तो ऐसे इसमें बहुत कुछ दे रखा है। जैसे इसमें एक चीज़ ये बोली हुई है कि जो आउटपुट होता है एक प्रोसेस का, जब वो अगले में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम वैल्यू ऐड करते रहते हैं कि भाई अब इसमें ये वैल्यू ऐड हो गई है तो इसकी ना कॉस्ट बढ़ा दो, ठीक है, अब इसमें ये वैल्यू ऐड हो गई, अब इसकी कॉस्ट और भी ज़्यादा बढ़ा दो। इससे क्या होगा, हमारी जो ना प्रॉफिट तो निकल के आ जाता है कि भाई माइंड में हम सोच लेते हैं इतना प्रॉफिट बन गया, लेकिन वो प्रॉफिट रियल नहीं होता, क्योंकि अभी हमने असलियत में गुड्स को बेचा नहीं है, हमने सिर्फ अपने में सोचा है कि भाई इतना इतना माल रह गया, इतना बन गया, इतनी इतनी इसकी कॉस्ट आ सकती है। तो इसीलिए जो मार्जिन होता है ना प्रॉफिट का, उसको यहाँ पे एस्टिमेट करना, असरटेन करना कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है हमारी प्रोसेस कॉस्टिंग के लिए। अगला आता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ द प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट। प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट को कैसे प्रिपेयर करते हैं, वही है, बस एक टी शेप का अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, जिसमें हम एक डेबिट साइड रखते हैं, हम अपनी क्रेडिट साइड रखते हैं। पहले हम समझेंगे कि कौन कौन से आइटम्स हैं वो डेबिट साइड में आते हैं। सबसे पहले आता है हमारा मटेरियल। जो भी मटेरियल हम अपनी प्रोसेस में यूज़ करने वाले हैं ना, हम वो यहाँ पे लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो हमारा प्रोसेस फर्स्ट है उसमें 100 मीटर कपड़ा यूज़ होने वाला, तो हम 100 मीटर का लिख देंगे कि भाई 100 मीटर हमें 500 रुपये का पड़ा है, ठीक है। तो 500 रुपये हमारी वो रुपीज़ हो गए, और जो हमारी क्वांटिटी है वो कितनी है, 100 मीटर। तो वैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, मटेरियल को कहाँ लिखते हैं, हम अपनी डेबिट साइड पे लिखते हैं। जितना भी मटेरियल हमारा यूज़ होगा प्रोसेसेस में, उसको हम अपनी डेबिट साइड पे लिखते रहते हैं। फिर वैसे ही लेबर आता है, लेबर को भी हम सेपरेट रखते हैं कि भाई लेबर कितना काम कर रहा है, कितना हमारा काम है, उस हिसाब से कितने हमारे लेबर हैं और कितने वो घंटे हमारा काम कर रहे हैं, वो सब हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, कहाँ पर, डेबिट साइड में। फिर हमारे वही आते हैं
डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली हमें दिख जाते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो हमें वैसे नहीं दिखते बट वो एक्चुअली में वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और फिर आते हैं हमारे एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन वो गेन होता है जो हमें पता नहीं था ये गेन हो जाएगा, बट कहीं ना कहीं हमें वो गेन हो जाता है। तो ये भी कहाँ आता है, हमारी डेबिट साइड में आता है। उसके बाद आता है हमारा ओपनिंग बैलेंस। जो ओपनिंग बैलेंस होता है ना किसी भी चीज़ का, वो भी हमारा कहाँ पे आएगा, हमेशा डेबिट साइड में आएगा। अक्सर जो ओपनिंग बैलेंस होता है ना वो कभी भी प्रोसेस 2 में आता ही नहीं है। वो स्टार्टिंग उसकी होती ही जो ओपनिंग स्टॉक होता है वो कभी भी प्रोसेस 1 में नहीं आता, वो हमेशा उसकी स्टार्टिंग होती ही प्रोसेस नंबर 2 से है। अगर आप इसके इलस्ट्रेशंस करके देखोगे ना तो आपको उसमें पता चल जाएगा कि जो ओपनिंग स्टॉक है ना वो हमेशा प्रोसेस 2 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी वो आता डेबिट साइड में ही है। फिर आते हैं हमारे आइटम्स ऑफ द क्रेडिट साइड ऑफ प्रोसेस अकाउंट, कि भाई क्रेडिट साइड में कौन कौन से आइटम्स आते हैं। इसमें कुछ गिने चुने आइटम्स आते हैं। पहला आता है हमारा प्रोसेस लॉस। जितना भी हमारा लॉस होगा, ठीक है, वो हमारा कहाँ जाएगा, सारा का सारा क्रेडिट साइड में जाएगा। ये 2 टाइप से हो सकता है, पहला नॉर्मल और दूसरा एबनॉर्मल लॉस। फिर आता है हमारा बाय प्रोडक्ट। अगर मान लो कोई भी हमारा बाय प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है, ऑटोमेटिकली हो रहा है या फिर इंसिडेंटली हो रहा है, जान के हो रहा है या जानबूझ के हो रहा है, तो वो भी हमारा कहाँ जाएगा, वो क्रेडिट हो जाएगा हमारी प्रोसेस कॉस्टिंग अकाउंट में। उसके बाद आता है फिनिश्ड प्रोडक्ट। देखो जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होते हैं ना वो यहाँ पे 2 टाइप के हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि जो प्रोसेस 1 में जो मटेरियल बच जाता है और आगे ट्रांसफ़र करने को हम देते हैं, प्रोसेस 1 के लिए तो वो फिनिश्ड है, लेकिन अगली प्रोसेस के लिए वो क्या है, एज अ रॉ मटेरियल वर्क करता है। रॉ मटेरियल वर्क करेगा तो हमें उसको अगली प्रोसेस में डेबिट साइड लिखना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए वो हमारे लिए क्या है, फिनिश्ड प्रोडक्ट है प्रोसेस 1 के लिए, तो वो कहाँ पे जाएगा, हमारा क्रेडिट साइड में जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया एक फिनिश्ड प्रोडक्ट। एक वो आता है जब हम अपना सारा माल बना लेते हैं और बेचने के लिए वो रेडी होता है, तो वो भी जो लास्ट प्रोसेस में जो माल बचता है ना उसको भी हम बाय फिनिश्ड प्रोडक्ट करके क्रेडिट साइड में लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं वो आइटम्स जो हमारे क्रेडिट साइड में आते हैं। फिर आती है हमारी वेस्टेज एंड इट्स ट्रीटमेंट। अब हमारी वेस्टेज आ गई। वेस्टेज में हमें पता ही है नॉर्मल और एबनॉर्मल हमारी 2 ही टाइप की वेस्टेज होती हैं। नॉर्मल वेस्टेज हमने पहले भी पढ़ लिया, ये वो वेस्टेज होती है जिसका हमें पता होता है कि ये जो वेस्टेज है ये अकर हो सकती है, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, ये अनअवॉइडेबल होती है, अनअवॉइडेबल होती है, इनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। इनका जो आना होता है ना, इनका जो अकर होना होता है वो तो तय होता है कि भाई ये तो आपका होगा ही होगा, तो इनको तो हमें फेस करने के लिए हमेशा क्या रहना पड़ता है, रेडी रहना पड़ता है। इसके ट्रीटमेंट की बात करें, पहले तो देख लो कि ये कौन कौन से होते हैं। कुछ एग्जांपल बता देती हूँ। लाइक जनरली ये कैसे अकर होते हैं, इवेपोरेशन से। मान लो आप कोई लिक्विड कोई केमिकल चीज़ बना रहे हो, अगर वो गर्म हो रही है तो कहीं ना कहीं वो इवेपोरेशन मतलब भाप बन के उड़ जाएगा आधा से ज़्यादा सामान तो आपका। ये भी नॉर्मल है, भाई भाप को आप रोक तो सकते नहीं हो कि नहीं भाई अंदर ही रहा है तो उबल और अंदर ही रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इवेपोरेशन की वजह से हो सकता है। श्रिंकेज बड़ी चीज़ है, एक्सपेंड, पहले वो एक्सपेंड थी बहुत ज़्यादा, वो श्रिंक हो गई है, सिकुड़ गई है, तो श्रिंकेज की वजह से भी हो सकता है। ब्रेकेज कुछ तोड़ फोड़ की वजह से हो सकता है, ठीक है। और बहुत तरीके से हमारी जो सामान है वो स्पॉइल हो सकता है, ठीक है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात की जाए तो जो नॉर्मल वेस्टेज है ये क्या करता है, कहीं ना कहीं हमारी क्वांटिटी होती है ना आउटपुट की, उसको ये रिड्यूस कर देता है, ठीक है। पहले मान लो हमारा 100 किलो था, इवेपोरेशन की वजह से अब वो सिर्फ 50 किलो रह गया है, तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं उसने आउटपुट की क्वांटिटी को रिड्यूस कर दिया ना, ठीक है। तो इसका जो लॉस होता है ना वो प्रोडक्शन खुद बॉन्ड करती है, ठीक है। वो प्रोडक्शन होती है इसको खुद फेस करती है। इसके लिए वो क्या करेगी, अगर मान लो कि हमारा कोई ऐसा नॉर्मल वेस्टेज है जो हमारी बिक सकती है बाहर, मतलब हम उसको बेच सकते हैं, जैसे कि ये कपड़ा मैंने बताया था कि शर्ट सिलनी है, उसके लिए जो कपड़ा बच गया नीचे वेस्ट हो गया जो, उसको अगर आप बाहर बेच सकते हो, उन कतरों को आप उन छोटे छोटे पीसेस को आप बाहर बेच सकते हो अगर, तो उससे जो आपका पैसा रिकवर होगा वो यहाँ पे यूज़ हो सकता है, ठीक है। अगर वो यूज़ हो सकता है तो उससे जो रियलाइज्ड अमाउंट आएगी ना वो आप क्या करोगे, प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई भी वेस्टेज से कोई भी वैल्यू आप फैच नहीं कर पा रहे हो तो इस वजह से जितनी भी क्वांटिटी होगी वेस्टेज की वो क्वांटिटी कॉलम में लिखी जाएगी एक नील फिगर के साथ। तो ये था हमारा इसका ट्रीटमेंट। अब आता है अगला हमारा
एबनॉर्मल वेस्टेज। एबनॉर्मल वेस्टेज वो वेस्टेज होती है जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होती है, हमें नहीं पता होता कि ये अकर होने वाली है, हमें नहीं पता होता कि ऐसा भी हो सकता था। जैसे कि आपका कोई माल है वो पीछे से ही डिफेक्टिव आया हुआ है, ठीक है, आपको नहीं पता था कि ये माल पीछे से डिफेक्टिव आएगा। फॉर एग्जांपल आपने बनानी तो ब्लू कलर की शर्ट थी, लेकिन जो रॉ मटेरियल आपके पास आया वो आ गया पिंक कलर का, या फिर उसमें ब्लू कलर है वो कुछ ख़राब है, उसमें कोई और कलर मिक्स्ड है, तो क्या हो गया, ये पहले से डिफेक्ट आपके पास डिफेक्टिव माल आया है, तो ये क्या है, नॉर्मल वेस्टेज है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, आपको नहीं पता था, ठीक है। फिर यह हो सकता है सिकनेस ऑफ मशीन्स, हो सकता है आपकी मशीन्स ही ख़राब हो जाएँ, ठीक है। हो सकता है कि मैनेजर्स हैं जो मैनेजेरियल है उनकी कोई केयरलेसनेस हो जाए, ठीक है, चोरी वगैरह हो जाए बेसिकली, ठीक है, कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाए, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, सुनामी आ गई, इसमें तो आपका कोई जोर नहीं है, ठीक है, या तो आग लग गई या तो आपकी मशीन टूट गई, तो ये सब क्या होता है, नॉर्मल वेस्टेज में आती हैं चीज़ें। इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, देखो, जो हमारे लॉस हैं वो अगर एबनॉर्मल वेस्टेज से अकर हो रहे हैं तो उसको प्रोडक्शन बॉन्ड नहीं करती। नॉर्मल वेस्टेज को कौन बॉन्ड करता है, प्रोडक्शन बॉन्ड करती है, लेकिन इसको प्रोडक्शन फेस नहीं करती। ये कौन करता है, इसको पीएनएल फेस करता है, ठीक है। अगर तो वेस्टेज हो रही है, अगर वो मार्केट में सोल्ड हो सकती है तो एबनॉर्मल वेस्टेज है वो क्रेडिट हो जाएगा, उसका जो रियलाइज्ड प्राइस है, ठीक है, और जो बैलेंस होगा वो पीएनएल में चला जाएगा। लेकिन अगर उससे हमें कुछ भी पैसा नहीं मिल रहा है तो एबनॉर्मल वेस्टेज में अकाउंट में ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है, और जो प्रोसेस अकाउंट के नाम से ही क्या होगा, उसमें क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है। तो ये इसका छोटा सा ट्रीटमेंट है। एबनॉर्मल लॉस निकालने का ना फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल कॉस्ट अपॉन में नॉर्मल आउटपुट इनटू में एबनॉर्मल लॉसेस इन यूनिट। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब आता है एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस एंड एबनॉर्मल गेन। अच्छा, मान लो कि आपके पास कुछ एबनॉर्मल आपको लॉस हो गया प्रोडक्शन करते हुए, कोई आपको नॉर्मल वेस्टेज हो गई, ठीक है, या फिर आपको कोई लॉस हो गया, तो क्या होगा, जो एक्चुअल आपको वेस्ट हुआ है, ठीक है, अगर वो नॉर्मल वेस्ट जो आपको होता आया है पहले से, अगर एक्चुअली में जो अब आपको वेस्ट हुआ है वो उससे ज़्यादा है या कम है, वो हमारा एबनॉर्मल गेन या फिर एबनॉर्मल लॉस इफेक्टिवनेस कहलाता है। आपको आई नो समझ नहीं आया होगा, मैं दोबारा समझाती हूँ कि देखो, जब भी आप नॉर्मल वेस्टेज अकर करते हो, आपको पता है हर साल आपका जब 100 मीटर कपड़ा में से अगर इतनी शर्ट निकल गई तो इतना आपका वेस्टेज बच जाएगी, इतनी आपकी वेस्टेज आपका लॉस होगा वो हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मल वेस्टेज हो जाएगी। लेकिन जिस ईयर आपका जो एक्चुअल वेस्ट है ना वो नॉर्मल वेस्ट से ज़्यादा होता है, ठीक है, तो वो आपका एबनॉर्मल वेस्टेज कहलाता है। लेकिन अगर आपकी जो एक्चुअल वेस्ट है वो नॉर्मल वेस्ट से कम हो, लेकिन पहले तो इतनी होती थी लेकिन इस बार वो वेस्ट आपकी कम हुई है, तो वहाँ पे क्या होगा, उसको हम बोलेंगे एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस या फिर एबनॉर्मल गेन। ये वो गेन नहीं होता जो एकदम से आपको कहीं से पैसे मिल गए, ऐसा नहीं होता। नॉर्मल जो लॉसेस होते हैं उससे इस साल आपको लॉस थोड़ा सा कम हुआ है तो उसको हम बोलेंगे एबनॉर्मल गेन या फिर एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस, ठीक है। जो एबनॉर्मल गेन है इसको भी उसी तरह कैलकुलेट किया जाता है जिस तरह से हम एबनॉर्मल वेस्टेज को कैलकुलेट करते हैं, बस दोनों में डिफरेंस इतना है कि जो एबनॉर्मल गेन है, इफेक्टिवनेस है, उसको हम डेबिट साइड पे शो करते हैं प्रोसेस अकाउंट के, और एबनॉर्मल वेस्टेज को हम क्रेडिट साइड पे शो करते हैं, ठीक है। तो एबनॉर्मल वेस्टेज इफेक्टिवनेस को हम डेबिट साइड पे शो करते हैं और एबनॉर्मल वेस्टेज को हम क्रेडिट साइड पे शो करते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद आता है प्रोसेस कॉस्टिंग इन ऑयलिंग इंडस्ट्री। जब हमारी ऑयल इंडस्ट्रीज़ होती है वहाँ पे किस तरह से प्रोसेस कॉस्टिंग की उसको प्रोसेस को किया जाता है। देखो, सबसे पहला आता है इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखना हमेशा, जब भी ऑयल एक्सट्रैक्ट इंडस्ट्री की बात होगी या फिर ऑयलिंग इंडस्ट्रीज़ की बात होगी तो हमेशा याद रखना वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 प्रोसेसेस में इस काम को करते हैं, फिर ठीक है। और वो ऑयल है वो किसी भी चीज़ का हो सकता है, चाहे वो मस्टर्ड का हो, मतलब कि चाहे वो सरसों का हो, चाहे वो मूंगफली का हो, चाहे वो नारियल का हो, किसी भी चीज़ का वो तेल हो सकता है, ठीक है। जब हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो हम सबसे पहले करते हैं क्रशिंग प्रोसेस। क्रशिंग प्रोसेस में क्या होता है, आपका जो भी रॉ मटेरियल होगा ना उसको क्रश कर दिया जाएगा, ठीक है, उसमें से ऑयल निकालने के लिए उसको क्रश कर दिया जाएगा, उसमें से फिर जो भी निकलेगा उसको हम रिफ़ाइन करेंगे, आगे उसको साफ़ करेंगे, ठीक है।
सेकंड वाली प्रोसेस में क्या होता है, रिफाइनिंग होती है उसकी, और थर्ड वाली प्रोसेस में फिनिशिंग हो जाती है, मतलब प्रॉपर आपका मटेरियल है जो वो बन के तैयार हो जाएगा। तो इन्हीं जो 3 प्रोसेस हैं इनको प्रिपेयर करने में कॉस्ट अकाउंटिंग में जब हम इनको प्रिपेयर करते हैं तो हमें कुछ मेन पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे भी जो भी हमारा रॉ मटेरियल होगा ना, वो क्या होगा, हमेशा डेबिट साइड पे शो होगा क्रशिंग प्रोसेस में। ये तो हमें पता है रॉ मटेरियल कहाँ शो होता है, हमारा डेबिट साइड पे ही शो होता है। फिर आता है हमारा अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ ऑयल केक्स रॉ मटेरियल। जो भी अमाउंट हमें ऑयल को, रॉ मटेरियल को सेल करने से होगा, या फिर रॉ मटेरियल जो बच जाता है हमारा, उसको बेचने से जो भी हमें पैसा मिलेगा वो हमारा क्रशिंग प्रोसेस की क्रेडिट साइड में जाएगा, डेबिट साइड में नहीं जाएगा। ठीक है। थर्ड इसमें आता है, अगर कोई भी अमाउंट हमें रिसीव हो रहा है खाली पैकेट बेचने से, खाली रॉ मटेरियल बेचने से, ठीक है, तो उसका जो अमाउंट है वो भी हमारा कहाँ जाएगा, हमेशा क्रेडिट साइड में जाएगा, क्रशिंग प्रोसेस के क्रेडिट साइड में। फिर आता है, अगर कोई भी अमाउंट है सेल का, ठीक है, अगर को मान लो किसी भी प्रोसेस में कोई रेसिड्यू बच जाता है, कोई ऐसा माल बच जाता है जो पीछे रह गया है, हमारा बेकार है, अगर उसको बेचने से मान लो कोई भी हमें अमाउंट मिलता है, तो वो क्रेडिट साइड में जाएगा उस कंसर्न्ड प्रोसेस के अकाउंट में, चाहे वो हमारा क्रशिंग प्रोसेस हो, चाहे रिफाइनिंग हो, चाहे वो फिनिशिंग प्रोसेस हो, किसी कोई भी प्रोसेस होगी ना उसकी वो क्रेडिट साइड में जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा इफ़ देयर इज़ एनी लॉस, अगर कोई भी लॉस है, ठीक है, तो सबसे पहले तो वो क्रेडिटेड होगा। ठीक है। उसका जो एंटायर अमाउंट है उसके वेट के अकॉर्डिंग क्या होगा, क्रेडिटेड हो जाएगा। इसमें फिर लास्ट पॉइंट नहीं है, हाँ इसमें और भी पॉइंट्स हैं। 6 पॉइंट ये बोलता है कि जो प्रोडक्ट है, ठीक है, जब वो एक प्रोसेस से दूसरे में ट्रांसफ़र होता है उसकी कॉस्ट प्राइस कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। ठीक है। लेकिन अगर आप उसको डायरेक्टली सोल्ड कर देते हो, दूसरी प्रोसेस में बेचते नहीं हो, उसको डायरेक्टली सोल्ड कर देते हो, तो जो भी आप प्रॉफिट अर्न करोगे ना वो P&L के कहाँ जाएगा, वो प्रोसेस कॉस्टिंग के डेबिट साइड में जाएगा, और P&L के भी वो क्रेडिट साइड में जाएगा, प्रोसेस अकाउंटिंग के। ठीक है। और बाकी का जो अमाउंट होगा वो जाएगा हमारा P&L में एज अ प्रॉफिट। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये पॉइंट, लेकिन ये थोड़ा सा पढ़ोगे तो हो जाएगा। फिर आता है हमारा 7th पॉइंट कि जो कॉस्ट ऑफ पैकिंग आइटम्स हैं, सच एस जो हमारे जो टिन्स होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, ड्रम होते हैं, ये सब की अगर मान लो कि आप कॉस्ट आती है, ये सबको पैक करने की कॉस्ट आती है, तो वो आपके फिनिशिंग प्रोसेस के डेबिट साइड में जाता है। ऐसा क्यों, आप खुद सोचो, जब आपका तेल बन के तैयार हो गया है तो आप क्या करोगे, उनको डब्बों में तो पैक करोगे ना, टिन्स में, कास्केट्स में, कंटेनर्स में, ड्रम्स में। तो जब तक आपका तेल बनेगा नहीं तो आप उसको पैक नहीं कर सकते। तेल कब बनता है, हमारा फिनिशिंग प्रोसेस में। इसीलिए ही जब भी ऐसी कोई कॉस्ट आती है पैकेजिंग की, तो वो हमेशा फिनिशिंग प्रोसेस के अकाउंट में ही जाती है, डेबिट साइड पे। फिर आता है हमारा लास्ट कि मान लो कि अगर हमने फिनिश्ड ऑयल को सेल कर दिया है, ठीक है, तो जो हमारा फिनिश्ड कॉस्ट होगा शुड बी ओपनड आफ्टर द फिनिशिंग प्रोसेस। फिनिशिंग प्रोसेस के बाद हम क्या करेंगे, फिनिशिंग स्टॉक अकाउंट ओपन करेंगे। ठीक है। हमारी जो ऑयल है उसको जब हम सेल करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिनिश्ड जो स्टॉक अकाउंट है उसको ओपन करेंगे, जहाँ पे हम क्या होगा, जो भी हमारी सेल होगी, ठीक है, जो भी हमारी कॉस्ट होगी, उस सबको हम क्या करेंगे, फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स प्रोसेस कॉस्टिंग के इन ऑयलिंग इंडस्ट्री। हो सकता है ये थोड़ा बहुत आ जाए पेपर में, तो आप इसको अच्छे से करके जाना। इसके कुछ 7-8 पॉइंट्स हैं, और ये क्या होता है, इसमें कौन कौन सी प्रोसेसेस आती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो अगला इसमें आता है टॉपिक हमारा जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट का। तो जॉइंट प्रोडक्ट क्या होता है, ये मैं कब से बोलती आ रही हूँ स्टार्टिंग से कि जॉइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट का कंसेप्ट आएगा, मैं बताऊँगी। तो फाइनली हमारा आ गया जॉइंट प्रोडक्ट। देखो, जब 2 और 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट जो कि बिल्कुल एक तरह हैं, मतलब एक जैसे हैं, जिनकी जो सिग्निफिकेंस है, करैक्टरिस्टिक्स हैं, वो बिल्कुल एक जैसे, उनकी वैल्यू भी एक जैसी है मार्केट में, तो उनको हम बोलते हैं जॉइंट प्रोडक्ट। आई नो बिल्कुल इससे समझ नहीं आ रहा होगा, एक ना एग्जाम्पल देती हूँ आपको। जैसे कि मान लो कि एक ना क्रूड पेट्रोलियम है, एक क्रूड पेट्रोलियम आपका रॉ मटेरियल है, उससे आपने क्या किया, उसमें आपने प्रोसेस चलाई, ठीक है, और उससे आपने प्रोडक्ट बनाने शुरू करे।
तो उससे आपके ना अलग अलग प्रोडक्ट निकल के आ गए, जैसे कि मोटर स्पिरिट मतलब कि पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, फ्यूल, लुब्रिकेंट ऑयल, वैक्स, टार, सल्फेट एटसेट्रा। ठीक है, तो आपका जो रॉ मटेरियल था वो तो सिर्फ क्रूड पेट्रोलियम था ना, लेकिन उससे इतने सारे प्रोडक्ट निकल के आ गए। तो इन जो इतने सारे प्रोडक्ट निकल के आए ना सिर्फ एक ही रॉ मटेरियल से, इसको बोलते हैं हम जॉइंट प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि इनका जो रॉ मटेरियल था ना वो सेम था। ठीक है, और जो ये जितने भी यहाँ निकल के आए ना नए नए प्रोडक्ट लाइक सल्फेट, टार, वैक्स, लुब्रिकेंट ऑयल, फ्यूल ऑयल, केरोसिन ऑयल, ठीक है, पेट्रोल वगैरह, इनकी ना मार्केट में जाओगे ना तो इनकी इंपॉर्टेंस और इनकी जो मार्केट वैल्यू है वो कहीं ना कहीं सिमिलर होती है। ठीक है, ये तो है नहीं कि लुब्रिकेंट है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है मार्केट में, उसका भी तो अच्छा खासा पैसा मिलता है। पेट्रोल का इतना पैसा मिलता है, केरोसिन ऑयल का, फ्यूल ऑयल का, वैक्स का, टार का, सल्फेट का, हर एक प्रोडक्ट का आपको बहुत अच्छा जो प्राइस है, उसकी जो वैल्यू है मार्केट में वो आपको मिल जाएगी देखने को। तो जॉइंट कॉस्ट क्या होती है, जब आप सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हो जिसका जो रॉ मटेरियल होता है ना वो सेम होता है, और जब प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो ना उसकी जो मार्केट वैल्यू में मार्केट जो वैल्यू है और जो मार्केट में उसकी इंपॉर्टेंस है वो क्या है, कहीं ना कहीं सिमिलर है। ठीक है, तो यही दे रखा है आगे कि 2 or more प्रोडक्ट सेपरेटेड इन अ कोर्स ऑफ द सेम प्रोसेसिंग operations usually requiring further processing, each product being such proportion is not a single product can be designated as a major product। बिल्कुल भी डेफिनेशन से कंफ्यूज नहीं होना है। So the joint product those which are प्रोड्यूस्ड इन द सेम प्रोसेस। जॉइंट प्रोडक्ट क्या होते हैं, ये वो प्रोडक्ट होते हैं जो सेम प्रोसेस में प्रोड्यूस किए जाते हैं विद द सेम मटेरियल। ठीक है, सेम रॉ मटेरियल से जो सेम प्रोडक्ट हम सेम प्रोसेस से प्रोड्यूस करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जॉइंट प्रोडक्ट। आर सेपरेटेड इन अ कोर्स ऑफ सेम प्रोसेस। ये जो जॉइंट प्रोडक्ट होते हैं ये होते तो हमारे सेम ही है, लेकिन क्या होता है ये सेपरेट हो जाते हैं इन बिटवीन द कोर्स ऑफ द सेम प्रोसेस। मतलब प्रोसेस तो वही चल रही थी रॉ मटेरियल की, लेकिन उसी प्रोसेस के बीच में, उसी प्रोसेस के कोर्स के बीच में ये क्या हो गए, थोड़े से सेपरेट हो गए। थर्ड इसमें पॉइंट आता है एंड दे आर कंपैरेटिवली ऑफ द सेम इंपॉर्टेंस एंड वैल्यू। जब आप मार्केट में जाओगे तो उनकी जो इंपॉर्टेंस और वैल्यू होगी ना वो कंपैरेटिवली क्या होगी, सेम होगी। फिर आता है रिक्वायर्ड फर्दर प्रोसेसिंग टू फिनिश दैम इनटू मोर यूजफुल एंड वैल्यूएबल प्रोडक्ट। अगर आप चाहो तो उनमें क्या कर सकते हो, आप और भी ज़्यादा फर्दर प्रोसेसिंग लगा के उनको और भी ज़्यादा फिनिशिंग दे सकते हो और उन अपने प्रोडक्ट्स को, जॉइंट प्रोडक्ट्स को और भी ज़्यादा वैल्यूएबल बना सकते हो मार्केट के अंदर। ठीक है, तो ये था आपका जॉइंट प्रोडक्ट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जॉइंट प्रोडक्ट क्या होता है। अगला इसमें आता है जॉइंट प्रोडक्ट एंड को प्रोडक्ट। एक वर्ड आता है को प्रोडक्ट। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जॉइंट प्रोडक्ट और को प्रोडक्ट में क्या फ़र्क है, तो देखो आप क्या बताओगे कि जॉइंट प्रोडक्ट और को प्रोडक्ट होते हैं ना वो एक तरह से पता है कॉमन वर्ड्स ही हैं जो हम एक दूसरे के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन टेक्निकली ये दोनों डिफरेंट हैं। टेक्निकली इन दोनों में बहुत फ़र्क है। जो जॉइंट प्रोडक्ट होता है ना वो देखा जाए तो दे आर लाइक अ ट्विंस। ठीक है, वो ट्विंस की तरह हैं जिनकी जो मम्मी है वो सेम है, मतलब कि जो इनका जो रॉ मटेरियल है वो सेम है लेकिन वो प्रोडक्ट बस डिफरेंट है। तो दे आर लाइक अ ट्विंस विच आर बोर्न फ्रॉम द सेम मदर एट अ सेम टाइम, वो भी सेम टाइम पे। ठीक है, लेकिन जो को प्रोडक्ट होते हैं ना वो ऐसे दो और दो से ज़्यादा प्रोडक्ट होते हैं जो सेम मम्मियों से पैदा नहीं होते, मतलब उसमें जो मटेरियल लगता है ना वो यहाँ पे सेम नहीं होता। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लो कि आपने टिम्बर, जो हमारी टिम्बर होती है, बड़े बड़े जो हमारे पेड़ काटे जाते हैं लकड़ी बनाने के लिए, विंडोज़ बनाने के लिए, डोर बनाने के लिए, अलमीरास बनाने के लिए, तो उसमें लकड़ी तो यूज़ हो रही है, लकड़ी आ भी एक ही जगह से रही है, लेकिन क्या वो सारी लकड़ी सिर्फ एक ही पेड़ की है? नहीं ना, वो सारी लकड़ी अलग अलग पेड़ से काटी गई है। कोई पेड़ कहाँ लगा है, कोई पेड़ किसी चीज़ का है, कोई किसी चीज़ का है। ठीक है, कोई आपने देखा होगा मार्केट में कितनी सारी लकड़ियाँ होती हैं, होती तो वो लकड़ी है लेकिन हर किसी की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। शीशम की लकड़ी की वैल्यू अलग होती है, नीम की लकड़ी की वैल्यू अगर बिकती होगी तो अलग होगी, चंदन की लकड़ी की वैल्यू अलग होती है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है तो लकड़ी ही है, तो हमारा को प्रोडक्ट ही, लेकिन वो क्या है, वो डिफरेंट मम्मियों से पैदा हुआ है, मतलब कि वो डिफरेंट रॉ मटेरियल से पैदा हुआ है। बस इन दोनों में यही एक छोटा सा बिल्कुल माइनर सा पॉइंट है। ठीक है, जिसकी वजह से इनको बिल्कुल हम डिफरेंट मानते हैं कि जॉइंट प्रोडक्ट और को प्रोडक्ट बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है। फिर आता है हमारा बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट क्या होता है? देखो, बाय प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जो इंसिडेंटली बस एज अ रेसिड्यू आपका पैदा हो गया।
ठीक है, इसको आप करना नहीं चाहते थे मेन प्रोडक्ट्स की वजह से, जो उनका कोई सामान बच जाता है या फिर उनका जो डिस्कार्ड कर देते हैं मेन प्रोसेस में, जो प्रोडक्ट या फिर मटेरियल को हम डिस्कार्ड कर देते हैं ना, उससे जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं बाई प्रोडक्ट। सो बाई प्रोडक्ट आर दोज विच कम फोर्थ, जो सामने आते हैं एज अ रिज़ल्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द मेन प्रोडक्ट। मतलब मेन प्रोडक्ट की जो प्रोडक्शन होती है ना, उसके रिज़ल्ट से जो सामने आती है चीज़, वो होती है हमारी बाई प्रोडक्ट। ठीक है, दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द डिस्कार्ड मटेरियल और अ स्क्रैप। ठीक है, ये किससे प्रोड्यूस होते हैं? ये हमारा जो मेन प्रोडक्ट होता है ना, उसका जो डिस्कार्ड मटेरियल होता है या जो स्क्रैप मटेरियल होता है, उससे बनाई जाने वाली चीज़ें, उससे बनाए जाने वाला जो प्रोडक्ट होता है, उसको हम बोलते हैं बाई प्रोडक्ट। फिर आता है आर ऑफ द लेस इंपॉर्टेंस और लेस वैल्यू एज़ कम्पेयर टू द मेन प्रोडक्ट। इसकी जो इंपॉर्टेंस और वैल्यू होती है ना, वो मेन प्रोडक्ट से कहीं ज़्यादा कम होती है। फिर आता है हमारा पोसेसिस अ वैल्यू विच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द सेल देयर ऑफ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू है। जब आप इसको सेल करने जाओगे ना, तो इसकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई वैल्यू निकल के आती ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक डेयरी प्रोडक्ट का अगर आप देखो, तो उसमें क्या होता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में दूध निकलता है, बटर निकलता है, चीज़ निकलता है, लेकिन जो हमारा बटर मिल्क होता है ना, वो निकालने का इंटेंशन नहीं होता। लेकिन इन सारी प्रोसेसेस के बीच में कहीं ना कहीं हमारी जो लस्सी होती है, हमारा जो बटर मिल्क होता है, वो निकल के आ जाता है। अभी भी आज मार्केट में जाओगे ना, तो जिस तरह 10 रुपये की दूध की थैली मिल रही होगी ना, उसी तरह 10 या 15 रुपये की उस छाछ की, उस बटर मिल्क की थैली भी मिल रही होगी। तो मतलब है तो वो एक तरह का बाय प्रोडक्ट, जिसको हम निकालना नहीं चाहते थे, वो इंसिडेंटली या फिर एज अ रेसिड्यू निकल गया, लेकिन उसकी कहीं ना कहीं मार्केट में कोई ना कोई वैल्यू है। तो बाई प्रोडक्ट के बाद आता है हमारा जॉइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस। देखो, जो जॉइंट प्रोडक्ट होता है ना, वो क्या होता है, वो एक दूसरे को ना इक्वल इम्पोर्टेंस देता है। मतलब उनकी ना आपस में ना इकोनॉमिकली देखा जाए तो उनकी इंपॉर्टेंस है काफ़ी, लेकिन बाय प्रोडक्ट्स की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती मार्केट में। मेन प्रोडक्ट्स से उनकी इंपॉर्टेंस कहीं ज़्यादा कम होती है। दूसरा आता है जो जॉइंट प्रोडक्ट्स है ना, वो सारे के सारे एक साथ प्रोड्यूस किए जाते हैं एक ही प्रोसेस के अंदर, आगे जाके बस वो थोड़े से अलग हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो बाय प्रोडक्ट होते हैं ना, वो तो बस स्क्रैप या फिर डिस्कार्ड मटेरियल जो होता है जो मेन प्रोडक्ट का, उससे प्रोड्यूस किए जाते हैं। थर्ड आता है इसमें जॉइंट प्रोडक्ट होते हैं, वो इंसिडेंटली प्रोड्यूस नहीं होते, हम उनको जान के प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारा बाय प्रोडक्ट होता है वो हमारा इंसिडेंटली हो जाता है इमर्ज, हमारा कोई इंटेंशन नहीं था बट वो हो गया। फिर आता है हमारा जॉइंट प्रोडक्ट रिक्वायर फर्दर प्रोसेसिंग। देखो, अगर हमें जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं उनकी अगर हम वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं, तो हम उनको क्या करते हैं, फर्दर प्रोसेसिंग में डालते हैं ताकि उनकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाए। लेकिन बाय प्रोडक्ट में ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती, जिस तरह से वो इमर्ज हो गए इंसिडेंटली, उसी तरह से वो पूरे होते हैं। फिर इसमें लास्ट आता है हमारा अपॉर्चमेंट ऑफ द जॉइंट कोस्ट। जॉइंट कोस्ट को किस तरह से निकाला जाता है या फिर हम उसको किस तरह से बता सकते हैं, वही यही सारी चीज़ें हैं जो मैं पीछे बता रही हूँ। बस यहाँ पे बस एक चार्ट दे दिया है, उसके थ्रू हमें पता चल जाएगा और भी इजी हो जाएगा कि ये सब क्या होता है। ठीक है, तो देखो, जो मेन पॉइंट है ना कोस्टिंग में, कोस्ट की जब हम कोस्टिंग करते हैं इन अ केस ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट, इज़ द अपॉर्चमेंट ऑफ द जॉइंट कोस्ट। ठीक है, जॉइंट कोस्ट को हम किस तरह से अपॉर्चमेंट उसकी किस तरह से करते हैं। एक कॉमन चीज़ है दोनों के दोनों पॉइंट्स में कि उनका किस तरह से सेपरेशन होता है। ठीक है, जो उनका स्प्लिट ऑफ पॉइंट होता है ना, उस स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद जितने भी हमारे जॉइंट प्रोडक्ट होते हैं वो अपने आप में ना इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम चाहें तो उसमें फ़र्दर प्रोसेसिंग कर सकते हैं उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए, नहीं चाहते तो नहीं कर सकते, जैसा प्रोडक्ट है उसको वैसा रहने देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही सब चीज़ें होती हैं। इन सबको नीचे समझते हैं। सबसे पहले आता है हमारा रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल बना, उसमें प्रोसेस चल रही है, उसके बाद एक वो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे पहुंच गई। स्प्लिट ऑफ पॉइंट को हम सेपरेशन पॉइंट भी बोलते हैं। यहाँ से क्या हो गया, हमारे जॉइंट प्रोडक्ट हो गए ना, वो डिवाइड हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ से एक प्रोडक्ट गया, प्रोडक्ट ए, ठीक है, जिसमें हम कोई भी आगे फर्दर चेंज नहीं कर रहे। प्रोडक्ट बी में क्या है, यहाँ पे हमने क्या किया, फर्दर प्रोसेसिंग करके उसकी वैल्यू को इंक्रीज़ कर दिया। प्रोडक्ट सी में क्या है, यहाँ पे बाई प्रोडक्ट है हमारा। ठीक है, और प्रोडक्ट सी में और डी में क्या है हमारा, ये हमारा प्रोडक्ट नहीं है, ये हमारा सिर्फ वेस्ट और स्क्रैप है। तो ये है हमारा छोटा सा जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट इन कोस्टिंग का छोटा सा एक कंसेप्ट।
ठीक है। तो ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है हमारी प्रोसेस कोस्टिंग की। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। अगर मेरे बोलने में, वर्ड्स में आज जो भी दिक्कतें हुई हैं उसके लिए आई एम रियली सॉरी। अब मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।